नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं आप लोगों के साथ और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है और इसका टाइटल है इंडिया चाइना रेडी टू फाइट ताइवान कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिया यूएसए ड्रिल। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया और अमेरिका की सेनाएं एक संयुक्त ड्रिल करने वाली हैं और वो एलएसी के करीब करने वाली हैं और बड़ा ड्रिल होने वाला है। तो अब इस पर शायद इन लोगों को लगता है कि शायद इंडिया चाइना में कुछ वॉर हो जाए, कुछ हो जाए। तो चलिए देखते हैं जरा कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि जो अगर एशिया के जो खिता है एशिया का इसकी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो आपको लगता है कि एशिया वार के लिए रेडी है? नहीं, एशिया वॉर के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, क्योंकि वॉर के लिए हमें कुछ गेन और लॉस करना पड़ता है। उसके लिए हमारी इकोनॉमिक कंडीशन एज वेल एज हमारी टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो भी बेस करती है ना, वो आपकी टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे बेस करेगी, आपकी इकोनॉमी पे बेस करेगी और आपकी डिफेंस स्ट्रेटजी पे बेस करेगी। ऑल्दो हमारे बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान, इंडिया, ये अपने ज़्यादातर जीडीपी का काट तो सिक्योरिटी पे लगा रहे हैं, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए रेडी नहीं है। जब वार होगी तो ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जिसके लिए ये बिल्कुल प्री प्लान है कि वार की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते। जा सकते, ठीक है। मैं बेसिकली मेरा जो इशारा था वो था चाइना और ताइवान की तरफ कि जो चाइना और ताइवान में इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको लगता है कि ये जो सारी सूरत हाल है, इसके अलावा एक और चीज़ कि इंडिया और यूएस मिलकर चाइना के जो है वो बॉर्डर के पास जाके अपना मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं? नो, क्योंकि यूएसए है, इसके पास ताइवान से बैक साइड पे आए, हमें इनके पास 2-3 ऐसे आइलैंड है जिस पे ये बहुत अच्छी कुव्वत रखता है। जिस तरह आपको मिसाल दे दूं, गोमा हो गया, नॉर्दर्न मैरिमा आइलैंड हो गए, उन पे इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है, लेकिन ये इसको ताइवान को बैक कर सकते हैं। लेकिन अपने फॉरेन पॉलिसी के मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना को भी सपोर्ट करने वाला रशिया है, पाकिस्तान है, मतलब न्यूक्लियर पावर है। जो एक जापान उसको सपोर्ट करके मैं कहता हूँ वो कुछ नहीं कर सकेगा एज कम्पेयर टू इधर 3 न्यूक्लियर पावर है और उधर 2, एक है जापान ही है, और उसके अलावा कोई ऐसी पावर नहीं का जो इसको कंट्रोल कर सके। चाइना की जो वजह है कन्फ्लिक्ट की, जो रीज़न है वो ये है वन चाइना पॉलिसी, जिसकी बुनियाद पर वो अपना कन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं या वो कह रहे हैं कि ताइवान हमारा हिस्सा है, ये हमारे साथ ही अटैच होगा, ठीक है, और पाकिस्तान इसकी सपोर्ट कर रहा है। वो तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक जजमेंट भी अपनी बात भी कही है कि हम इसकी वन पॉलिसी पे ऑप्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरा ये टॉपिक है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। कल को इंडिया अगर वन इंडिया पॉलिसी ले आता है या इस तरह का कोई चीज़ ले आता है कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ही हिस्सा थे, ये हमारे साथ आने चाहिए, फिर पाकिस्तान का क्या, हम लोगों का क्या रिएक्शन? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिया किस बेस पे ले, ऐसा हो तो नहीं, मेरी बात सुने ना। देखें, हम उधर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो इधर हम इस पॉलिसी के अगेंस्ट कैसे जाएंगे? एक क्वेश्चन है, जस्ट मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप उसका थोड़ा बैक आए ना, जी जी, क्योंकि हमेशा ना जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको आप जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मतलब चाइना वन पॉलिसी पे किस लिए कह रहा है? इसलिए कह रहा है उसके डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उसकी वन पार्टी सिस्टम। कल को इंडिया की भी डिफेंस स्ट्रांग हो जाती है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो कह लेंगे इंडिया में सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बाहर के लोगों का सारा काम है, इंडिया का अपना कुछ काम नहीं। वो इस बेस पे कुछ कह ही नहीं सकता कि मेरी। सर लेट्स सपोज मेरे भाई, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे कहने से तो होगा भी नहीं। मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना मेरा हक है कि अगर चाइना की दफा हम सपोर्ट कर रहे हैं वन चाइना पॉलिसी को, इंडिया अगर ऐसी पॉलिसी ले आए तो फिर हम क्या कहेंगे? हम बिल्कुल इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्या वजह? इंडिया ने हमसे कश्मीर लिया, बांग्लादेश हमसे अलहदा करवाया, ये 2 मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, जो आज तक नहीं खत्म हो सका। कॉन्फ्लिक्ट तो है, वो तो ताइवान और चाइना का भी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर वन इंडिया पॉलिसी आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? हमें अपनी हम इस तरह हो ही नहीं ना सकती। क्या रीजन, क्या क्यों नहीं हो? रीजन आपको मैंने पहले भी रीजन बता दिया कि हमारी इस तरह इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि हम इस तरह की पॉलिसीज लेके अब इंडिया की बात, हाँ, इंडिया ले आए पॉलिसी और हम उसको ऑप्ट कर सकें। क्या हम इंडिया को मौका देंगे कि हमारे चाइना कश्मीर में आके खुद कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा गर्म कर दे और सारा कश्मीर को अपनी तरफ ले जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, यानी तब हम इसको इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली वन इंडिया पॉलिसी। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा हमारे हुक्मरान कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जिस
जिस तरह कश्मीर हमारी शाहराग है। मैं तो ये कह भी नहीं रहा करना चाहिए या नहीं, मैं क्वेश्चन किया था जी बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। लास्ट में मुझे ये बता दें, जो सारी सूरत हाल चल रही है इसमें पाकिस्तान का, एशिया को लेकर जो सारी सूरत हाल चल रही है, अफगानिस्तान में देख लें कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, पाकिस्तान में इकोनॉमिकली कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इंडिया को और चाइना को देख लें, इनके बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसके अलावा ताइवान, मतलब एशिया सारा इस टाइम जंग की सूरत हाल में है, वार की सिचुएशन में है। तो पाकिस्तान को किस पोजीशन पे देखते हैं, इंडिया को किस पोजीशन पे देखते हैं? एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने सारा काम जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में किया है, उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने पास लाया है। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा, उसने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लाया है। एज वेल एज पाकिस्तान तो इस तरह कर नहीं रहा, लेकिन अगर पाकिस्तान पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के इनके दिमाग कोहेरेंट हो जाए तो मैं कहता हूँ कि इंडिया कोई चीज़ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे। ठीक है, अगर हो जाए तो, और अगर वो होगा या नहीं ये आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले जी, बड़ी बड़ी बातें करी, और देखिए पाकिस्तान के लोगों का ना दोहरा चरित्र इस पे साफ नजर आ जाता है। सेम चीज के लिए वो चाइना को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चाइना उनके जो भी बने हुए हैं जो भी है, चाइना से पैसे मिल रहे हैं तो भाई चाइना के खिलाफ कैसे जाएंगे। और भाई जाना भी नहीं चाहिए, भाई खिला रहा है वो। दूसरी बात ये कि आप बार बार ये कहते हो कि जी एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर है, और ये है और वो है और ऐसा है और वैसा है। एक मुझे आप बात बताइए कि क्या एटॉमिक पावर होने से क्या आपके देश की इकोनॉमी सही हो जाएगी? आप बता दीजिए मुझे, एटॉमिक पावर होने से क्या देश की इकोनॉमी सही हो जाएगी? क्या देश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्या वो हालात ठीक हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब दीजिए। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस पर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसा करना, बहुत मुश्किल है। आपने बात की कि 1971 में जी भारत ने मुल्क हमारा तोड़ दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। पाकिस्तान के लोगों को शायद ये नहीं पता है कि एक्चुअली 1971 में ऐसा क्यों हुआ और क्यों बांग्लादेश टूटा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कुकू एफएम पर आप जाइए। कुकू एफएम पर एक बुक समरी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971। इसमें बताया गया है कि वाकई उस समय क्या हुआ था, और इसमें भारत की गलती बिल्कुल नहीं थी। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ी बात, मेड इन इंडिया है। यहाँ आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है, और अब तो इंडिपेंडेंस डे का भी शानदार ऑफर आ गया है। कुकू एफएम पर 12 महीने की प्राइस पर अब 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पर यह ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक ही वैलिड है। इसका लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फौरन जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का फायदा उठाइए। और यही नहीं, ये तो पाकिस्तान के भी कई लोग मानते हैं कि भाई वहां की सेना ने बंगालियों पर जुल्म किया, जिसकी वजह से मुल्क का बंटवारा हुआ। कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है और मुल्क तोड़ दिया है? और मुल्क तोड़ने वाले देखें आप, सितम ज़रीफी ये है कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया। इलेक्शंस करवा रही है और इलेक्शन जो पार्टी जीती है उसी के खिलाफ ऑपरेशन कर देती है। तो ये हम आज इस हाउस में बैठे, हम सबको समझना चाहिए कि हमने क्या गलती की तब। खैर, और अब आते हैं जो भाई साहब ने बात कही, तो भाई साहब ने फैक्चुअल बातें तो की नहीं, उनको डेटा पता नहीं, आंकड़े पता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करो। वैसे पढ़े लिखे लग रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं है, और थोड़ी बहुत हकीकत की बात कर लेते तो अच्छा भी होता, क्योंकि ये किसी से छुपा तो है नहीं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आईसीयू में है, और आपके पास लड़ने के लिए तो छोड़िए, खाने तक के पैसे नहीं है इस वक्त। लड़ाई तो दूर की बात है।
और जहां तक भारत की बात है तो आपके साथ तो कहीं से कंपैरिजन ही नहीं बनता है बॉस हमारा। आप लोग सिर्फ हवा हवाई बातें करते हैं, और हवा हवाई बातों से देश चला नहीं करते। देश का परसेप्शन जो है वो हवा हवाई बातों से नहीं बनता। मैं आपको डेटा और फैक्ट्स देता हूं, उस पर बात करते हैं। आपने कहा कि जी दोनों देश जो है मिलिट्री पर ज्यादा खर्च करते हैं। भारत कम करता है, वैसे अगर परसेंटेज में देखेंगे तो भारत ज्यादा करता है, लेकिन आप जितना करते हो ना वो हमारे लिहाज से अगर तुलना करोगे तो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान अपनी कुल जीडीपी का करीब 2.2% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है, कुल जीडीपी का, जबकि भारत अपनी जीडीपी का करीब 3.6% खर्च करता है मिलिट्री पर यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय सेना को पाकिस्तान से 7 गुना बड़े देश की रक्षा करनी है, तो बजट भी उनसे बड़ा ही चाहिए, क्योंकि सेना बड़ी है, इंफ्रा उसका बड़ा है, हमारे पास ज्यादा एरिया है डिफेंड करने के लिए, तो उस हिसाब से हमारा बजट चाहिए। तो 2.2 के हिसाब से 3.6 कोई ज्यादा बजट नहीं है, हमारे जितना बड़े 7 गुना ज्यादा बड़ा इलाका है, इसकी सुरक्षा करनी है। तो अगर ऐसे देखेंगे तो पाकिस्तान अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा खर्च करता है मिलिट्री पर। और उन भाई साहब ने कहा कि जंग से इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जनाब डेटा ये बताता है कि जंग से इकोनॉमी आपकी तबाह हुई है, हमारी नहीं हुई है। यकीन ना हो तो डेटा बता देता हूं, सर्च कर लीजिएगा। आखिरी बार हमारी लड़ाई कब हुई थी? 99 में, करगिल में ना। करीब कितने साल हो गए? 99, 23 साल हो गए करीब। तो 23 साल पहले आपकी इकोनॉमी अगर मैं देखूं 99 में, तो $63 बिलियन की आपकी इकोनॉमी थी, और आपकी उस वक्त पर कैपिटा इनकम जो थी वो $454 की थी। आप समझ रहे हैं इस बात को? और अगर भारत की बात करूं तो उस समय हमारी इकोनॉमी थी $458 बिलियन, और पर कैपिटा इनकम थी $442 की, यानी कि आपसे भी कम थी पर कैपिटा इनकम। ये 99 की बता रहा हूं, 23 साल की। और जंग से कौन तबाह हुआ है इसकी हकीकत आपको इस वक्त जो इकोनॉमी हो गई है ना, उसका कंपैरिजन करने से मिल जाएगा। 23 साल बाद पाकिस्तान की जीडीपी $350 बिलियन की हुई है बस, और पर कैपिटा इनकम हो गई है $1500 की। लेकिन अगर जब आप भारत का डेटा यही चेक करेंगे ना कि 23 साल बाद भारत कहां पर स्टैंड करता है, तो भारत की जीडीपी अभी $3000 बिलियन से भी ऊपर पहुंच गई है, यानी कि 3 ट्रिलियन से भी ऊपर। और पर कैपिटा इनकम हमारी हो गई है $2300 करीब। आप सोच रहे हैं ये फर्क कितना बड़ा है? और आप कहते हो कि तबाह आप होते हो, हम नहीं होते हैं। भारतीय तबाह होना नहीं जानते। और अगर इसके बाद भी आप अपना कंपेयर हमारे साथ करते हो तो बस आपके ऊपर हंसने के अलावा और कोई हमारे पास चारा है नहीं। तो आप समझिए इस बात को कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो अभी। तो डेटा और फैक्ट के साथ कुछ जरा बात करें, हवा हवाई बात मत करें। चलिए आगे वीडियो देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। आपका नाम? फैसल लियाकत। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे पूछ रहा हूँ, जो अगर एशिया की सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए, जो इस टाइम माहौल चल रहा है, क्या एशिया वार के लिए तैयार है? इज़ एशिया रेडी फॉर वार? सर, एशिया ना तो वॉर के लिए रेडी है और ना ही एशिया को वॉर के लिए जाना चाहिए। लेकिन जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इस एशिया में, तो वो तो हमें वॉर की तरफ ही जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइना तुला हुआ है कि उसने हर सूरत जो है वो वापस ताइवान को इनकलकेट करना, वापस लेना, और वो हमें नहीं लगता कि वॉर के बगैर पॉसिबल होगा। वॉर के बगैर पॉसिबल होगा। इंडिया को किस पोजीशन पे देखते हैं? मतलब ये सारी सूरत हाल में इंडिया किधर स्टैंड करता है? इंडिया का रोल तो वैसे बड़ा क्रूशल है, क्योंकि उनके आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, तो इंडिया का रोल तो इस सारे में बड़ा अहम है। लेकिन इंडिया की चूँकि जो पॉलिसी है वो नॉन अलाइंड पॉलिसी है, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरवेन नहीं करेंगे, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए यूएस और इंडिया मिलकर मिलिट्री डील्स करने जा रहे हैं, वो भी चाइना के बॉर्डर के पास। इस सूरत हाल में जब चाइना इस टाइम पे ताइवान के साथ मसरूफ़ है, मतलब चाइना और ताइवान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस सिचुएशन में यूएस और इंडिया मिलिट्री डील्स करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, इंडिया को इसका ये फ़ायदा होगा कि वो चाइना को मज़ीद एंटेगनाइज करेगा, इससे ज़्यादा उसको क्या फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन ये फ़ायदा है कि इस तरह का जो उन्होंने वेस्टर्न अलायंस, आजकल उनका थोड़ा सा टिल्ट है वेस्ट की तरफ,
अगरचे उनकी ऑफिशियल पॉलिसी अभी भी नॉन अलायंस की है, लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि वो वेस्ट से बहुत ज़्यादा रियायत ले रहे हैं और वो लेते रहेंगे, ये फ़ायदा तो उन्हें होगा। लेकिन ये कि वो एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ में कोई पार्ट लेंगे या बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे, वो होता दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान को किस पोजीशन में देखते हैं? पाकिस्तान की यहाँ पे ज़्यादा जो पोजीशन है वो तो डिप्लोमेटिक है, हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनकी कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। लेकिन अगर हमें कहीं उनकी बियॉन्ड डिप्लोमेटिक सपोर्ट कोई ज़रूरत उन्हें हमारी पड़ी जो कि उन्हें नहीं पड़ेगी, तो हम वहाँ पे भी उनकी सपोर्ट करेंगे। एक क्वेश्चन है कि चाइना और ताइवान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो यही है, आपको भी शायद आइडिया होगा कि वन चाइना पॉलिसी, जिसके अंदर वो कह रहा है, चाइना का ये स्टेटमेंट है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है। तो अगर इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट कर रहा है, कल को अगर इंडिया कह देता है, जस्ट क्वेश्चन है, इंडिया कह देता है पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, तो फिर हम क्या करेंगे? जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा होना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर भी है। पाकिस्तान को तकरीबन सारी कंट्रीज़ जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ भी करती हैं। ऑन दी अदर बहुत सी कंट्रीज ताइवान को भी रिकॉग्नाइज करती हैं। बहुत सी नहीं, बहुत थोड़ी करती हैं ना। टोटल 16 कंट्रीज़ हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज़ करती हैं और वो भी बहुत छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं। जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, यूरोप, रशिया, वो सारे उनको चाइना का हिस्सा ही समझते हैं। तो ऐसा चाइना का ये बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिरी बार जहां तक मुझे याद है, आखिरी बार वन चाइना पॉलिसी पे अगर कोई स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से दी गई थी तो शायद 2005 में दी गई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दी गई थी। शायद मुझे लगता है कि तब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2005 में। तब भी कहा गया था कि वन चाइना पॉलिसी थी, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और पिछले 17 साल में उसके बाद 2005 के बाद मुझे याद नहीं है कि वन चाइना पॉलिसी को लेकर भारत ने कोई वन चाइना पॉलिसी का भी इस्तेमाल किया, टर्म नहीं किया है। और आप इस बात को ढूंढ लीजिए, तो भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है और ताइवान के साथ भारत के रिश्ते बड़े अच्छे हैं और धीरे धीरे और ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। अभी हमने सेमीकंडक्टर के लिए दोनों देशों ने आपस में समझौते किए हैं, तो आगे अभी देखते चलिए। और चाइना, मैं बता रहा हूँ, चाइना ताइवान को कभी कब्जा नहीं कर पाएगा। ये मैं आज कह रहा हूँ, लिख के देखिए, आप चाहे लड़ ले के ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी हुआ। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन अभी तक डटा हुआ है ना। क्यों डटा हुआ है? क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट है अमेरिका, यूरोप, इन सब की। वैसे ही ताइवान को भी सपोर्ट है। तो चाइना, चलिए खैर, तो बात की बात है, लेकिन कंपेयर कीजिएगा इस बात को। इतना आसान नहीं है चाइना के लिए। वो कहता रहे, भले ड्रिल करता रहे वहां पे, इतनी थी हिम्मत, इतना बोलता रहा वो पेलोसी के दौरे के पहले, हम तो हमला कर देंगे, मार के गिरा देंगे अमेरिकी जहाज को। क्या कर लिया शी जिनपिंग ने? कुछ नहीं कर पाए। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली स्थिति हो गई, तो जाके ड्रिल कर लिया जी। तो कर लो ड्रिल भाई। जवाब में ड्रिल तो ताइवान की सेना ने भी किया। एक रॉकेट बता दो कि ताइवान पर मारा हो इन्होंने, एक मिसाइल ताइवान पर मारी हो। ये सब तो चलता रहेगा। चाइना की इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत होती तो जो इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ना, अब तक लड़ाई शुरू हो चुकी होती। चलिए, केस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जो यूएस का केस है कि जी हम उनको चाइना का हिस्सा तो समझते हैं, लेकिन हम उनको मिलिटरीली सपोर्ट करते रहेंगे, वो समझ नहीं आता, वो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। वो मतलब ये देखिए ना, आर्ग्यूमेंट में ही हिपोक्रेसी है। तो ये इस तरह तो नहीं हो सकता। या तो आप उनको रिकॉग्नाइज करें ना, फिर सपोर्ट करें। ठीक है। तो अगर देखा जाए, जो सारी सूरत हाल आपने चाइना की भी बात की, पाकिस्तान की भी बात की, इंडिया की भी बात की, इसके अंदर अगर वार होती है, फ़ायदा किसको होगा? और डेफिनेटली वार में नुकसान ही होता है ज़्यादा, लेकिन किसी ना किसी को कोई जो वार करवाना चाह रहा है, वो कौन करवाना चाह रहा है? डेफिनेटली इसमें अगर वॉर इस रीजन में होती है तो इस रीजन का तो नुकसान ही नुकसान है। ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आप देखें कि जो मेजर मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का और वेस्ट का भी, वो चाइना, तो वो तो डिस्टर्ब होगी। लेकिन कौन चाहता है कि चाइना की इकोनॉमी और इस रीजन की इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो? डेफिनेटली वो यूएस चाहता है, क्योंकि चाइना उसको जो है इकोनॉमिकली वो बाय 2028 ओवर पावर कर लेगा, तो हो जाएगा ना। तो वो उसको स्लो डाउन करना चाह रहा है, या उसकी वो जो एडवांस है, इकोनॉमिक एडवांस, उसको रोकना चाह रहा है। तो इसमें एक ही बंदा है जिसका, या बंदा, सॉरी, बॉडी, मैं एक ही कंट्री है जिसका बेनिफिट, या ब्लॉक कह लें, या वेस्टर्न ब्लॉक का इसमें बेनिफिट है।
तो ये देखें अब वो ड्रिल्स कर रहे हैं जो यूएस और इंडिया नियर दी चाइनीज़ बॉर्डर, ये ड्रिल्स जो हैं ये देखें एक मैसेज है चाइना को कि हम जो हैं वो हम इकट्ठे हैं, हम मिलिटरीली भी इंडिया की पावर हो रही है एशिया में या इस तरीके से। जी बिल्कुल, वो फोकस तो चाइना के ऊपर ही है ना, तभी चाइना के बॉर्डर के पास हो रही हैं। तो वे ये मैसेज भी है इसमें, आप देखें तो कि ये एक मैसेज भी होता है कि जी हम इकट्ठे हैं। लेकिन इस तरह के जो जॉइंट ड्रिल्स हैं वो यूएसए ने यूक्रेन के साथ भी की थी वॉर से तकरीबन 1 मंथ पहले, लेकिन उनका क्या फ़ायदा हुआ, जो ही वॉर स्टार्ट हुई वो दुम दबा के भाग गए। तो ये इंडिया ने देखा भी है, और इंडिया वैसे भी बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो अपनी हर फॉरेन पॉलिसी को बड़े ध्यान से प्लान करते हैं। तो वो ने सब वो तकरीबन इस तरह की वो गलती मुझे नहीं लगता कि वो करने जा रहे हैं कि वो उनके लिए एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ जो है चाइना के साथ शुरू कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? देखिए, अभी ताज़ा बयान आया है ताइवान के ऊपर हमारे विदेश मंत्रालय का, और उसमें साफ साफ कह दिया गया है, चाइना का नाम नहीं लिया गया लेकिन चाइना समझ गया है वो हमारे लिए कहा गया। वो साफ कहा गया कि ताइवान मुद्दे पर भारत जो है वो सारी नज़र रखे हुए है, और एक तरफा कोई कार्रवाई, किसी भी देश को हक नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई करके कोई स्थिति को बदल दे। तो जाहिर सी बात है कि भाई ताइवान पर चाइना एक तरफा कार्रवाई करने की बात कर रहा है और भारत ने अपोज कर दिया है, तो ये तो होगा। और अभी बहुत बड़ा बड़ा खेल होना बाकी है चाइना के खिलाफ। रही बात, आप कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग, धीरे धीरे सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से खिसक रही है। आपको अंदाजा नहीं है, चाइना की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, चाइना की इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। अभी आपने सुना होगा चाइना का सबसे बड़ा रियल एस्टेट की कंपनी है, उसकी बैंड बज गई। टैंक उतारने पड़े लोगों को कि बैंकों में घुसने से रोकने के लिए। लोग वहां पर नाराज हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और आपको लग रहा है कि चाइना में सब कुछ ठीक हो रहा है और चाइना सुपर पावर है। अभी देखते चलिए अगले 4-5 साल में क्या हालत होती है। सारी वेस्टर्न कंट्रीज थी ना चाइना में, वो सब समझ चुके हैं, धीरे धीरे सब वहां से निकल रही हैं, सब इंडिया में आ रही हैं मैक्सिमम। तो देखते रहिए अभी क्या क्या होगा। चाइना का बुलबुला जो है वो फूट रहा है बहुत, और आप लोगों ने तो चाइना से ब्लॉक बना कर रखा हुआ है, तो इसमें तो लपेटे में आप भी आएंगे। तो अभी बहुत कुछ होना है, और ये इतनी जल्दी नहीं होता रातों रात, ये धीरे धीरे होता है, और पाकिस्तान धीरे धीरे उस ट्रैप में फंस रहा है। जैसे IMF वालों ने आपको ट्रैप में फंसाया हुआ है। आपके तो PM साहब भी कह चुके हैं ना, शहबाज शरीफ, कि IMF ने पूरा फंसा लिया है, हमें ट्रैप में फंसा लिया है। देखते रहिए। माई सेल्फ फहीम रसूल। फहीम साहब क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। पॉलिटिकल साइंस। इसी हवाले से मेरा आज का टॉपिक है कि क्या जो एशिया है वार के लिए रेडी है? मेरे ख्याल में एशिया जो है वो वार के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर देखा जाए इंडिया और चाइना जो कि 2 मेजर पावर्स हैं एशिया की, वो एक्ट लाइक एन इमर्जिंग इकानमीज, और वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनकी इकानमी डिस्टर्ब हो। और वार में हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो इकानमिकली वो डिस्ट्रेस में कोई भी कंट्री चला जाता है। वार में इकोनॉमिकली भी बहुत नुकसान होता है, इसके अलावा और भी बहुत नुकसान होता है। लेकिन अगर बात की जाए ख़ास तौर पे चाइना की और ताइवान की, जो माहौल चल रहा है, इसके अलावा बात की जाए US और इंडिया मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहे हैं, वो भी चाइना के बॉर्डर पर। क्या देखते हैं? एक तरफ मतलब ऐसा लगता है कि इतने जो एक मेच्योर कंट्रीज़ हैं वो इस साइड पे नहीं आएंगे, दूसरी तरफ जब अगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री के तौर के अंदर देखें तो इंडिया ने अपना एक न्यूट्रल स्टांस रखा है, क्योंकि ड्यूरिंग कोल्ड वार इरा अगर हम देखें तो वो जवाहरलाल नेहरू जो था PM इंडिया का, उसने अपना एक तीसरा ग्रुप क्रिएट कर लिया था। वर्ल्ड 2 ग्रुप के अंदर जो है वो टोटली डिवाइड हो गई थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में। लेकिन ये जो नेहरू साहब थे, इन्होंने एक न्यूट्रल स्टांस अपना लिया था। तो ये अभी भी शायद जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो भी न्यूट्रल टाइप की कुछ चल रही है। बिल्कुल, वो न्यूट्रलिटी पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और अपने वो वेस्टेड इंटरेस्ट को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि उनके इंटरेस्ट जो है उनको हर्ट हो। वो ये जो ड्रिल्स करने जा रहे हैं चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल 100 मीटर 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर करने जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें असल में वो चाहते हैं कि चाइना का जो अग्रेशन है ताइवान के, वो कहते हैं कि हम जो है ये ताइवान हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हम ताइवान को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में उनके अंदर थोड़ा एक फियर का फैक्टर क्रिएट करने के लिए चाइना के अंदर वो ये अपनी मिलिट्री पावर शो करवाना चाहता है। US कि ये सारे माहौल में अगर फ़ायदा लेगा तो वो इंडिया लेगा, इंडिया एक इमर्जिंग पावर एशिया के अंदर ख़ास तौर पे उभर कर सामने आएगा। मेरे ख्याल में अगर इस खित्ते के अंदर वार होती है तो वो ज़्यादा इसका फ़ायदा जो है वो US लेगा, क्योंकि US की जो मेजर इकानमी का जो पार्ट है वो उसका वार मशीनरी पे है। ये जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन है ये
जो है अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। लेकिन चाइना का भी ये दावा है और इंडिया का भी अब ये दावा है कि हम तो अपने जो वेपन्स हैं, मोस्टली वेपन्स अब हम खुद ही बना रहे हैं। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन अभी इधर अगर इंडिया की सूरत हाल देखें तो ये रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके मुताबिक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बाद इंडिया वो मेजर पावर है जो कि ये जो हथियार है, जंगी हथियार, इनको इंपोर्ट कर रही है। तो अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि क्योंकि वो एक एक्ट है इमर्जिंग इकानमी, उनकी इकानमी बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है, तो वो नहीं चाहेंगे कि हम एक ऐसे कन्फ्लिक्ट के अंदर चले जाएं कि जो उनकी इकानमी जो है वो हर्ट हो। लास्ट में मैं आपसे ये पूछ, देखिए आपने कहा कि बात सही है कि ये रिपोर्ट है कि सऊदी अरेबिया के बाद सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हम ही हैं, लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि हमने इंपोर्ट बहुत कम कर दिया है, हमने उसमें बहुत कमी लेकर आए हैं। और दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है, 13,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट हमने इस बार किया है। तो हम डिफेंस इंपोर्टर से धीरे धीरे डिफेंस एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप ये बात समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपना गोला बारूद खुद बना रहे हैं। और जब जंग होती है तो गोला बारूद की ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बंदूकें तो चलिए मान लीजिए हमने विदेश से खरीद ली, लेकिन उसमें गोलियां जो लग रही हैं वो गोलियां देश में बन रही हैं, मिसाइलें देश में बन रही हैं, रॉकेट्स देश में बन रहे हैं। तो जहाज हमने बाहर से ले लिए, लेकिन उसके लिए जो मिसाइलें हैं वो मिसाइलें हमारी अपनी हैं, अपनी बन रही हैं। तो इस मामले में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इस मामले में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास मशीन तो आ गई है। अब उसमें लिए गोला चाहिए तो गोला तो हम खुद बना रहे हैं ना, हमें उसके लिए डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी के ऊपर। पूछूंगा कि चाइना का जो स्टांस है, जिस स्टांस की बिना पर वो ताइवान पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि वन चाइना पॉलिसी, आपको पता होगा शायद, ठीक है, वन चाइना पॉलिसी, और इसको पाकिस्तान बहुत सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर कल को इंडिया इस तरह की कोई पॉलिसी ले आए वन इंडिया पॉलिसी के नाम से, जिसमें वो ये कहे कि पाकिस्तान भी कभी हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश भी कभी हमारा हिस्सा था, इसे हम अपने साथ करेंगे, तो फिर आप क्या समझते हैं, तब हमारा क्या एक्शन होगा? असल में अगर हम देखें तो चाइना जो है, चाइना और ताइवान, ये 71 को चाइना को यूएन रिकग्निशन मिल गई थी। पहले यूएन इसको नहीं मानता था और ताइवान के अंदर उनकी अलहदा पॉलिसी थी। लेकिन इन 1970s ईरा के डेकेड के अंदर जो यूएन था और स्पेसिफिकली अमेरिका, इनकी जो है वो पॉलिसी टोटली शिफ्ट चेंज हो गया था। इन्होंने जो मेनलैंड चाइना है इसे रिकॉग्नाइज किया था चाइना। आपकी बात ठीक है, मैं लंबी जोड़ी बात में एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान अभी सपोर्ट कर रहा है चाइना को वन चाइना पॉलिसी में, कल को इंडिया ऐसी पॉलिसी कोई लॉन्च करता है वन इंडिया पॉलिसी, तो फिर उसके अंदर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसका जनरल आंसर। बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मतलब सब कॉन्टिनेंट से जो है वो सेपरेट हुए थे, तो ये दोनों एक स्टेट्स हैं, ये मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टेट्स हैं, यूएन के अंदर इनकी मेंबरशिप है, इनके अपनी। इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, इंडिया ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हम जो है वो 5th मेजर एटॉमिक पावर हैं और इसके अलावा हमारी मिलिट्री माशाल्लाह से स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। कभी भी जो है कोई एक्सटर्नल पावर अगर हमारी मतलब पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करेगी तो हम उसका भरपूर जवाब देना जानते हैं। और हमारी जो है एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली अगर हम देखें तो हमारी इंडिया से टोटली एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और ये जो है ये खित्ता कभी भी यूनिटी की तरफ नहीं जाएगा, और ये अगर इंडिया इस तरह चाहता है तो ये उसकी भूल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी बातें आपने जो की उनसे मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ। शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तान के स्टूडेंट से बात की और कोशिश की कि इंटेलेक्चुअल लोगों से बात की जाए। अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में एशिया में जितने भी ममालिक हैं, चाहे आप इंडिया ले लें, चाहे आप चाइना की बात कर लें, कोई भी इस टाइम पे इस पोजीशन पे नहीं कि वो वार करे और उसको फ़ायदा हो। और सेकेंडली अगर बात की जाए पाकिस्तान की, बात की जाए बांग्लादेश की, बात की जाए अफ़गानिस्तान की, तो इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हमें किसी वार को स्टार्ट करना चाहिए या फिर किसी वार में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसी गलतियां कर कर बहुत सा नुकसान उठा चुके हैं। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। देखिए इस बात से तो मैं अग्री करता हूं शोएब भाई से कि वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वॉर
एकदम ज़रूरी हो जाए तो मुझे लगता है कि उससे पीछे भी नहीं हटना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, आप अग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन हाँ, इस बात से मैं अग्री करता हूँ उनसे कि वॉर नहीं होना चाहिए। और अभी जो हालत है, वैसे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत आप लोग देख ही रहे हो क्या है। भारत के लिए भी ये नुकसानदेह होगा, इकोनॉमिकली भी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सस्टेन नहीं कर सकते। हमने पाकिस्तान से 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी ने सस्टेन किया, हमारी इकोनॉमी बढ़ी, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने देश को कैसे आगे बढ़ाते हो, कैसे मुसीबतों से निकालते हो आगे। दूसरी बात कि आप बता रहे थे कि भाई ताइवान पर ऐसा है वैसा है, देखिए वो तो पॉलिटिक्स है और वो पॉलिटिक्स होती रहेगी। तीसरी बात यह है कि अगर भारत को वन इंडिया पॉलिसी अगर करनी होती तो वो पाकिस्तान बनने ही नहीं देता, या फिर 1971 में अगर बांग्लादेश को आजाद करवाया पाकिस्तान से, या बांग्लादेश नाम का नया मुल्क बनाया, तो वो अपने में शामिल कर लेता। तो भारत का कभी इरादा ऐसा नहीं रहा है कि वो जो दे दिया यार, हमने जो दे दिया, वापस नहीं लेना। हाँ, वापस क्या लेना है, तो वापस लेना है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। जैसे सियाचिन आया वापस, वैसे ही पीओके भी आएगा। और क्योंकि इसलिए है क्योंकि उस पर आपका अवैध कब्जा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम पाकिस्तान वापस नहीं मिलाना, हमने नहीं मिलाना, बांग्लादेश हमने नहीं मिलाना, नहीं चाहिए, हमें पीओके चाहिए, क्योंकि पीओके पर हमारा कानूनन अधिकार है। हमारा पाकिस्तान पर कानूनन अधिकार नहीं है, हमने उसको अलग कर दिया। भाई अपना देखो, बांग्लादेश पर हमारा कानूनन अधिकार नहीं है, बांग्लादेश भैया अपना अलग मुल्क देखो, लेकिन पीओके पर हमारा कानूनन अधिकार है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो भारत का अखंड हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, इसलिए वो है। रही बात चाइना और ताइवान की, तो ये मैं गारंटी देके कह सकता हूं कि चाइना कभी ताइवान को नहीं ले पाएगा, यकीन मानिए नहीं ले पाएगा। अगर लेना होता तो इतनी बड़ी सुपर पावर, इतनी बड़ी इकोनॉमी अब तक तो ले चुका होता, और कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ताइवान जानता है अपने आप को डिफेंड करना, और ताइवान के सपोर्ट में बहुत सारे, जैसे यूक्रेन के सपोर्ट में पूरा यूरोप है, अमेरिका है, वैसे ही ताइवान के सपोर्ट में भी अमेरिका है, यूरोप भी आएगा, इंडिया भी आएगा, आप देखिएगा, सपोर्ट में सब आएगा। और इसीलिए इंडिया ने पिछले 17 साल से वन चाइना पॉलिसी का जिक्र कहीं नहीं किया है, इस टर्म का इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो बहुत क्लैरिटी है इंडिया को, और फोकस्ड है, उसे पता है कि चाइना से कैसे हमें डील करना है। 2 साल से कर रहे हैं ना लद्दाख में डील, क्यों नहीं हमला करके ले लिया, क्यों नहीं हमला किया? नहीं करेगा। आप समझिए इस बात को। दोस्तों, आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए और इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर की जो बुक समरी है उसे जरूर सुनिए, क्योंकि इसी से आपको असल वजह का पता चलेगा कि क्यों बांग्लादेश नाम का नया मुल्क बना, क्यों उसने पाकिस्तान से अपने आप को अलग कर लिया। और मेरा कोड DDR50 यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 यूजर्स तक ही है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।